आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से यानी स्वतंत्रता संग्राम के पूरे कालक्रम को एकदम सरल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। हाँ, और ये स्लाइड्स आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइड 1 से। बिल्कुल। तो स्लाइड का शीर्षक है यूरोपीय आगमन और ब्रिटिश विस्तार। हाँ, देखो दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का जो क्रम है ना, वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, फिर 1602 में डच, उसके बाद 1599 1600 के आसपास अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और फिर डेनिस और फ्रांसीसी। हाँ, 1616 में डेनिस और आखिर में 1664 में फ्रांसीसी आए। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें कर्नाटक युद्धों का भी जिक्र है। हाँ, ये असल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई थी। 3 युद्ध हुए थे, है ना? बिल्कुल। पहला युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि से खत्म हुआ, दूसरा अनिर्णायक रहा और तीसरे में पेरिस की संधि हुई। ये संधियां इनको याद रखना है। बिल्कुल। और फिर आते हैं 2 निर्णायक युद्ध, बेदरा और वांडी वॉश। ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। अच्छा। और ठीक 1 साल बाद 1760 में बॉन्डीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया। मतलब इसके बाद मैदान बिल्कुल साफ था। एकदम। इसके बाद भारत में अंग्रेजों का कोई बड़ा यूरोपीय प्रतिद्वंदी बचा ही नहीं था। तो यहीं से उनके विस्तार की असली कहानी शुरू होती है। और फिर ये चार्टर एक्ट्स 1813 और 1833। हाँ, ये दोनों एक्ट्स परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया। पूरी तरह से? नहीं, बस चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। लेकिन 1833 के एक्ट ने तो उसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से ही खत्म कर दिया। मतलब कंपनी अब एक व्यापारिक संस्था से ज्यादा एक प्रशासनिक संस्था बन गई। बिल्कुल सही, यहीं से वो बदलाव आया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, स्लाइड 2। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सांस्कृतिक जागृति और कानून। हाँ, तो जब अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, उसी समय भारतीय समाज के अंदर भी एक हलचल शुरू हो गई थी। और इसके सबसे बड़े नाम थे राजा राम मोहन रॉय। हाँ, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ये राजा की उपाधि, ये भी एक सवाल बनता है, ये इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। ये सारे पॉइंट्स तो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्त्री शिक्षा के मतलब बहुत बड़े समर्थक थे। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से आया था। हाँ, 1856 में। ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था उस समय के लिए। और फिर ज्योतिबा फूले, जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी किताब गुलामगिरी भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और वो जाति प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार थी। अब कुछ महत्वपूर्ण कानूनों की बात करते हैं। सती प्रथा पर रोक। हाँ, 1829 में विलियम बेंटिंग के समय, ये नाम जरूर याद रखना। और फिर 1929 में शारदाधिनियम आया। इसमें विवाह की आयु तय की गई थी। सही। लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष। और इसी दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाषण दिया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये एक तरह से समाज को अंदर से मजबूत करने की कोशिश थी। बिल्कुल, एक आत्मविश्वास जगाने की कोशिश थी। चलिए अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। 1857 का महाविद्रोह, नेतृत्व और दमन। हाँ, ये तो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, है ना? हाँ, वो तो बस एक चिंगारी थी। आग तो मतलब पिछले 100 सालों से लगी हुई थी। इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के विद्रोह से हुई। और फिर ये मेरठ से फैला। हाँ, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह फैला और 2 दिन बाद 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? सबसे बड़ा परिणाम था 1858 का अधिनियम। ये याद रखना, इससे कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। हाँ, एक बहुत बड़ा मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट था। अब जरा मैप पर देखो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता थे। हाँ, ये मैच द फॉलोइंग में अक्सर आता है। बिल्कुल। लखनऊ में बेगम हजरत महल,
कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। ये नाम और जगह दोनों बहुत जरूरी हैं। समझ में आया। अब स्लाइड 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। हाँ, तो 1857 के बाद ये समझ आ गया था कि एक संगठित राजनीतिक मंच की जरूरत है। और उसी जरूरत से कांग्रेस का जन्म हुआ। बिल्कुल। 1885 में इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। और उस समय वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। हाँ, और उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। ये कथन भी पूछा जाता है। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। हाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये सारे तथ्य मतलब रट लो। इसके शुरुआती अध्यक्ष भी बड़े दिलचस्प हैं। बहुत। देखो, पहले 4 अध्यक्षों को देखो। बैनर्जी हिंदू, दादा भाई नौरोजी पारसी, बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, हाँ, और फिर जॉर्ज यूल जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को दिखाता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 5, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905। ये कर्जन की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक थी। निर्णायक व्यक्ति था वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। हाँ, और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में भी। इसका असली उद्देश्य तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, है ना? बिल्कुल। फूट डालो और राज करो का सबसे बड़ा उदाहरण। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। बिल्कुल उल्टा। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया। और यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व किया। और इसी के बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में। हाँ, उस पर हम आगे बात करेंगे। अब अगली स्लाइड। स्लाइड 6, क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण। हाँ, तो जब एक तरफ कांग्रेस की राजनीति चल रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ युवा थे जिन्हें लगता था कि मतलब बातों से आजादी नहीं मिलेगी, और उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। इसमें सबसे पहले है अभिनव भारत। हाँ, 1904 में नासिक में वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित इसका मूल संगठन मित्र मेला था। फिर आती है गदर पार्टी। ये 1913 में बनी। भारत के बाहर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। संस्थापक थे सोहन सिंह भकना और मार्गदर्शक थे लाला हरदयाल। इनका गदर नाम का पत्र भी निकलता था। हाँ, जो कई भाषाओं में छपता था। और ये कामाकादा मारू प्रकरण क्या था? ये 1914 की घटना है। ये एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन इसे कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। जब ये वापस कलकत्ता आया तो वहां यात्रियों और पुलिस में झड़प हो गई। अच्छा, और दिल्ली षड्यंत्र? वो 1912 में हुआ था। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना थी ये। इसके मुख्य योजनाकार रास बिहारी बोस थे। ठीक है, अब अगली स्लाइड। गांधी युग का आरंभ और जलियांवाला बाग। हाँ, अब कहानी में महात्मा गांधी की एंट्री होती है। उनके शुरुआती 3 आंदोलन, इनका क्रम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। सबसे पहले चंपारण 1917 में तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में प्लेग बोनस के लिए। ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, है ना? हाँ, भारत में पहली। और फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही फसल बर्बादी के कारण कर माफी के लिए। और फिर आया 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। मतलब बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग की सभा हो रही थी। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और शंकर नायर ने वाइसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब अगली स्लाइड। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920-1922। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का फैसला किया। इसमें उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को भी जोड़ा। हाँ, इसका मुख्य मुद्दा तुर्की के खलीफा का पद था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उसे समाप्त कर दिया था। और भारत में इसके नेता थे अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली।
गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। हाँ, और दुर्भाग्य से उसी दिन लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था। आंदोलन के लिए तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया था। लेकिन फिर ये आंदोलन वापस ले लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद। हाँ, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये तारीख और कारण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज्यादा। अब स्लाइड 9, स्वराज पार्टी और रचनात्मक कार्य 1923। हाँ, तो जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ तो कांग्रेस में एक बार फिर मतभेद उभर आए। 2 गुट बन गए, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। बिल्कुल, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। परिवर्तनवादी के नेता थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। और ये परिषदों में जाके सरकार के काम में बाधा डालना चाहते थे। हाँ, जबकि अपरिवर्तनवादी जैसे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल वो परिषदों का बहिष्कार करके खादी और अस्पृश्यता निवारण जैसे रचनात्मक कार्य करना चाहते थे। तो स्वराज पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि क्या थी? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना जाना। अच्छा, ये एक बड़ी जीत थी। हाँ, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी। अब स्लाइड 10, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, HRA एंड HSRA। हाँ, असहयोग आंदोलन के रुकने से जो युवा निराश हुए थे उन्होंने फिर से क्रांति का रास्ता पकड़ा। पहले HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में स्थापना हुई। संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्र नाथ सान्याल। और इनका सबसे बड़ा एक्शन था काकोरी ट्रेन एक्शन। हाँ, 9 अगस्त 1925 का। और फिर HRA ही HSRA बनी। बिल्कुल, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA का पुनर्गठन हुआ और इसमें एक शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट। और इससे क्या फर्क पड़ा? इससे सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के पास था। अब मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं बल्कि एक समाजवादी समाज की स्थापना करना था। और इनके एक्शन थे सॉन्डर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम कांड। हाँ। चलिए स्लाइड 11 पर, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा 1927 से 1930। अब घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। सबसे पहले 1927 में साइमन कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज थे। हाँ। एक भी भारतीय नहीं। इसीलिए इसका इतना विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। हाँ, और इसी विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और फिर आया 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। मतलब पूरी आजादी। हाँ, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए थी। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। हाँ, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक की यात्रा करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसमें धरास्ता रेड का भी जिक्र है। हाँ, इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था और इसका आंखों देखा वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया है। ठीक है, अब स्लाइड 12, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। हाँ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों ने बातचीत के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए। लेकिन पहले में तो कांग्रेस गई नहीं। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके तहत आंदोलन स्थगित किया गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। तो दूसरा सम्मेलन ही एकमात्र था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। हाँ, गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे, लेकिन ये सम्मेलन सांप्रदायिक मुद्दे पर मतलब विफल रहा। और इसी के बाद आया सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। हाँ, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। बिल्कुल। बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें संयुक्त निर्वाचन को माना गया और दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ था। बहुत। स्लाइड 13, 1937 चुनाव से भारत छोड़ो तक। हाँ, अब हम आजादी के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी सफलता पाई। उनकी सरकार करीब 28 महीने चली। फिर इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में भारत को बिना उसकी सहमति के शामिल कर लिया गया था।
इसके विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। हाँ, इसने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है। और इसके फेल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, पर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पसुडी और नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। हाँ, अंग्रेजों को लगा कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पर हुआ उल्टा। ये आंदोलन नेता विहीन हो गया और आम जनता ने इसे अपने हाथ में ले लिया। और कई जगहों पर समानांतर सरकारें भी बनी। हाँ, जैसे बलिया में चित्तू पांडे की सरकार और सतारा में सबसे लंबी अवधि की सरकार। ठीक है, स्लाइड 14, आजाद हिंद फौज और अंतिम चरण 1945 to 46। हाँ, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बाहर सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को मजबूत कर रहे थे। इसका विचार कैप्टन मोहन सिंह का था। हाँ, लेकिन इसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। और फिर लाल किला मुकदमा 1945 का। हाँ, आईएनए के अधिकारियों सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज पर मुकदमा चला। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई, नेहरू और काटचू जैसे बड़े नाम थे। फिर 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह हुआ। बॉम्बे में आईएनएस तलवार जहाज पर नाविकों ने विद्रोह कर दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब वो अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और फिर आया कैबिनेट मिशन 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन प्रांतों के समूहीकरण का एक जटिल प्रस्ताव दिया। चलिए, अब आखिरी स्लाइड 15, विभाजन और स्वतंत्रता 1947। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे दुखद अध्याय, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। हाँ, इसे ही भारत विभाजन की रूपरेखा माना जाता है। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, क्योंकि वो अकेले ही दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति मिली। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यहाँ कुछ जरूरी किताबों के नाम भी दिए हैं। हाँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय और इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इन्हें लेखक के साथ याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी तक का पूरा सफर बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ देखा। हाँ, और एक बात हमेशा याद रखना, इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, ये कहानी है। बिल्कुल, अगर आप इन सभी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर कहानी की तरह समझेंगे तो सब कुछ आसानी से याद रहेगा। बार बार रिवीजन करते रहिए। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। आज की क्लास के बाद ये जरूर सोचिएगा कि इन सभी आंदोलनों और घटनाओं में आम आदमी की क्या भूमिका थी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इतिहास तो बड़े नेताओं के नाम से लिखा जाता है, पर आजादी की ये लड़ाई करोड़ों गुमनाम लोगों ने भी लड़ी थी। इस पर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।